नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं शिव कुमार, मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अंशु नैथानी जी। अंशु जी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। धन्यवाद। आपके समक्ष स्क्रीन पर एक खबर है। राहुल के कार्यक्रम से पहले बवाल, NSUI ABVP यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद समर्थक आपस में भिड़े। राहुल गांधी के 22 अगस्त को होने वाले यानी आज जो होने वाला प्रोग्राम है छात्रों की गूंज कार्यक्रम से एक दिन पहले यानी कल ये बवाल हो गया। पुणे में हंगामा हो गया। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं में कॉलेज परिसर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। 40 से ज्यादा नेताओं पर FIR हुई है। दर्जनों हिरासत और गिरफ्तारी में लिए जा चुके हैं। इस पूरे घटनाक्रम में अगर बात करो गहनता से तो देवेंद्र फडणवीस और मोदी बुरी तरीके से फंस चुके हैं। इधर अमित शाह और मोदी फंसे हुए हैं, उधर उनका एक और मजबूत खिलाड़ी यानी देवेंद्र फडणवीस और वो खुद वहां फंस रहे हैं। कुछ घंटे की बात है और बस राहुल गांधी का प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। इस बार जो ये बवाल हुआ है वो छात्राओं के साथ हुआ है, उस सरकार में हुआ है जो बड़ी महिलाओं के प्रति अपनी जवाबदेही तय करती है। मुझे नहीं मालूम ये जवाबदेही कैसी है। जो महिलाओं के सम्मान के बात करते हैं वो महिलाओं का, छात्राओं का अपमान करते हैं। सवाल सबसे बड़ा यह है कि आधी आबादी को हमेशा न्याय की बात करने वाले नरेंद्र मोदी छात्राओं के साथ इस दुर्व्यवहार पर अब तक चुप क्यों है? क्यों नहीं उन्होंने कहा वहां के स्थानीय प्रशासन से कि जिसने भी छात्राएं चाहे NSUI की हो या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की हो, इन छात्राओं के साथ जिसने भी ये कृत्य किया है उसे घसीट कर मारते हुए लाइए। ऐसी हिम्मत, ऐसी मिजाज किसने कर डाली? आज इस कार्यक्रम में जो कांग्रेसियों के मुताबिक 2 से 2.5 लाख छात्राओं का जो टारगेट रखा गया है, मैं कह रहा हूं कि अगर 20,000 छात्राएं भी अगर राहुल गांधी के आज प्रोग्राम में आ गई तो मोदी सो नहीं पाएंगे। अंशु जी, बड़ी खतरनाक खबर है आज की। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं शिव जी। जो राहुल गांधी का छात्रों का गूंज कार्यक्रम है वो लोकप्रियता के स्तर पे बहुत ऊंचाई पे पहुंच गया है। आज छात्रों और युवाओं के बीच राहुल गांधी को लेकर एक क्रेज, मैं सही में कहूंगी तो एक क्रेज टाइप का है। उनको लेकर उनमें एक विश्वास है, प्यार है कि ये जो है LOP जो नेता विपक्ष है ये हमारी आवाज को उठा रहे हैं, ये हमारे सच्चे साथी हैं और ये जो सरकार हमारे लिए नहीं कर पा रही उनको यकीन है कि राहुल गांधी करेंगे, क्योंकि ये हमारे मुद्दों की बात कर रहे हैं। ये हमें ये नहीं कह रहे कि तुम ये झंडे उठा लो, तुम हमारी पार्टी को वोट दे दो, तुम जय श्री राम के नारे लगा दो। ये हमारे मुद्दों की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, सुरक्षा की बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात जंतर मंतर पे छात्रों के साथ हुआ जो कुछ, और राहुल गांधी ने जिस तरह से छात्रों का सपोर्ट किया उनके आंदोलन के सपोर्ट में, और जब छात्रों के साथ मार पिटाई और पैलेट गन लगे वो छात्रों के समर्थन में प्रधानमंत्री के आवास के बाहर तक चले गए धरना देने के लिए। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। LOP ने ऐसा किया और राहुल गांधी ने जो कल किया, जिस तरीके से साहिल लोचब जिसको पैलेट गन से गोलियां लगी थी उसकी FIR दर्ज कराने के लिए उन्होंने दिल्ली पुलिस स्टेशन में जाकर धरना दे दिया। मुझे तो लगता है इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ होगा किसी LOP ने, किसी नेता विपक्ष ने 8 घंटे तक पुलिस स्टेशन पे धरना दे दिया और एक छात्र को न्याय दिलाने के लिए उन्होंने कहा जिस हद तक जाना होगा जाऊंगा। 10 घंटे क्या, मैं 30 दिन क्या, मैं 6 महीने भी धरना देने के लिए तैयार हूं। तो छात्र ये देख रहा है कि भाई ये आदमी हमारे साथ है, ये हर पल हमारे साथ है, और सारा छात्र समूह अब राहुल गांधी के पीछे खड़ा हो गया है। उनका जो पिंक शर्ट कैंपेन चल रहा है वो एकदम, जिसे कहा जाए, छात्रों के बीच अद्भुत तरीके से लोकप्रिय है। और जब से उन्होंने पुणे में कहा कि वो लड़कियों के साथ आकर इस संवाद को करेंगे, खासतौर पर जो देश की लड़कियां हैं वो जिस तरह से अपना परचम फहरा रही हैं और उनको मुश्किलें आ रही हैं, न्याय नहीं मिल रहा, तो वो खासतौर पर लड़कियों को इससे जोड़ेंगे।
अब 3 कार्यक्रम हो चुके, चौथा कार्यक्रम ये राहुल गांधी का छात्रों की गूंज आज जो हो रहा है पुणे में। तो बीजेपी में बदहवासी है, एकदम बदहवासी का आलम है। और जब कोई बदहवास हो जाता है ना, तो फिर वो कुछ आगा पीछा नहीं देखता, कुछ उसका दिमाग से काम नहीं करता। सही बात कह रहे हैं कि राहुल गांधी के कार्यक्रम को फ्लॉप करने के लिए हर तरह की कोशिश कर रहे हैं, जिनमें ये छात्राओं पर इस तरीके से वार भी करवा रहे हैं, छात्राओं के साथ इस तरह से दुर्व्यवहार भी हो रहा है, इस तरह की ओछी हरकतें छात्राओं के साथ की जा रही हैं। बस एक ही चीज है, डर वही है, राहुल गांधी का कार्यक्रम यहां भी कहीं सफल ना हो जाए और फिर लोकप्रियता के वो पैमाने पर नरेंद्र मोदी को इतना पीछे छोड़ दें कि बस फिर उस रेस में कोई मुकाबला ही ना रहे। क्योंकि सबने देख लिया भाई, कोटा में भी इन्होंने वही किया, कार्यक्रम को खराब करने की कोशिश की। वहां भी युवाओं ने मतलब पैसे दे दे के टिकट खरीद करके राहुल गांधी के कार्यक्रम में आए, सिर्फ छात्र नहीं उनके अभिभावक आए। फिर देहरादून में उन्होंने वही साजिश चली, ग्राउंड रद्द करने की कोशिश की, किसी कलाकार को बुला लिया, हर तरह की कोशिश की। वहां क्या हुआ, वहां भी कार्यक्रम सफल हो गया। फिर प्रयागराज में वही करने की कोशिश की, इन्होंने तमाम तरीके की मुश्किलें करी, फिर ग्राउंड नहीं दिया, फिर इस तरह की चीजें की। फिर छात्र बाहर निकल आए, छात्रों ने समर्थन में जुलूस निकाल दिया, फिर वहां कितनी मुश्किलें पैदा करी, ग्राउंड में पानी भर दिया, सब कुछ जो कर सकते थे वो किया, लेकिन फिर भी छात्रों की गूंज कार्यक्रम सफल हो गया। और आज वो पिंक शर्ट प्रतीक बन गई है, पिंक इज द कलर, वो गुलाबी कमीज प्रतीक बन गई है और गुलाबी कलर महिलाओं से जुड़ा हुआ रंग है। और उन्हीं महिलाओं से संवाद करने जा रहे हैं राहुल गांधी। इस बार नीली शर्ट पहनकर पहुंचे हैं और नीली शर्ट इस बार नीला कलर हो जाएगा। अब इस बार नीला चलेगा, इस बार नीला चलेगा, तब गुलाबी चला था, अब नीला चलेगा। पर बात ये है कि ये इतने बदहवास क्यों हैं बीजेपी वाले? मैं जितना ये एक बात समझने का प्रयास कर रहा हूं। अंशु जी, कोटा का प्रोग्राम हुआ तो प्रशासनिक तरीके से रोका गया, सीजेपी को भेजा गया, सीजेपी के नेता कहे जाने वाले अभिजीत दीपके के गाल पर किसी ने थप्पड़ भी जयपुर में रसीद किया, लेकिन प्रोग्राम शानदार हो गया। वहां की जो कोचिंग सेंटर्स थे उन्हें रोका गया कि बच्चे नहीं भेजोगे, बंद करा दिए गए, छुट्टी करा दिए गए। उसके बाद देहरादून में कार्यक्रम स्थल की निरस्तीकरण, भयंकर बरसात में भीड़ पहुंच जाना, फिर इलाहाबाद में जो हुआ वो आपने देखा कि निरस्त हुआ, फिर पस्त हुआ, फिर भ्रष्ट हुआ, फिर वहीं हुआ, ये सब चला। राहुल गांधी का जितना प्रचार बीजेपी कर रही है उतना अभी कोई नहीं कर रहा। ध्यान से समझना मेरी बात। जब प्रोग्राम निरस्तीकरण की बात आती है तो मीडिया लपक के उस मुद्दे को उठाती है और लिपट जाती है उस बात पर कि भाजपा निरस्त करा रही है और ये है वो है। उस प्रोग्राम की टीआरपी कितनी बढ़ा देती है मीडिया, और वही प्रोग्राम अगर शांतिपूर्ण भाजपा होने दे तो इतनी प्रचार प्रसार नहीं होगा। हर बार इस रोक टोक से उनके प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी बीजेपी ने ले ली है। कहते नहीं है उसने मीडिया विभाग उसी ने संभाल रखा है, उसका सोशल उसने संभाल रखा है, उसका प्रचार प्रसार का जिम्मा उसने ले रखा है। यही काम 2012 से 2014 तक कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी का किया। मणिशंकर अय्यर, सलमान खुर्शीद, कपिल सिब्बल, दिग्विजय सिंह, यही सब तो कर रहे थे। ऐसे ही अब रविशंकर प्रसाद, किरेन रिजिजू, राजनाथ सिंह और अमित शाह तो गायब हो गए। अमित शाह बोल नहीं पा रहे राहुल गांधी के सामने। अब तक तो राहुल उनके नाम के साथ थोड़ा सा टाइट बोल रहे थे, आज तो पवन खेड़ा राहुल गांधी से भी आगे निकल गए हैं। ये भगोड़ा बोलेगा कुछ, मैं तो हैरान रह गया। पवन खेड़ा बोल रहे हैं कि ये अमित शाह भगोड़ा बोलेगा हमारे सामने, बताइए। तो जब आपका बुरा वक्त आता है, गांव में एक बड़ा 30 मार्का होता है, सब लोग उसके अगल बगल से भी नहीं गुजरते हैं। गांव के लोग बड़े परेशान थे, गांव के लोग इतने भयभीत थे कि इससे कौन भिड़ेगा। उसी समय गांव का सबसे मरगिल्ला आदमी उसके सामने चाल ठोक के खड़ा हो जाता, चला निकल के। वो सोचता है इससे भिड़ेंगे, कहीं इसने झापड़ मार दिया तो हमारा तो काम खत्म हो जाएगा। तो वो कहता है चल नशे में है, निकल जा तू, तुझसे क्या भिड़ना है, मर जाएगा तू। मतलब खुद की तारीफ कराने के लिए कहता तू मर जाएगा, लेकिन वो कहता आ तो निकल के, तुझे माँ की दूध पिया तो आ निकल के बाहर। और वो आता नहीं है डर की वजह से, और उसी दिन उसका खेल खत्म हो जाता है। यही हाल भारतीय जनता पार्टी के साथ इस बार राहुल गांधी ने कर दिया है।
जहां खड़े हो जाते हैं आओ निकल के। भाजपा कहती है कि बचो, ये तो राहुल तो पगला गया है, उनकी निगाह में राहुल पगला गए हैं, राहुल पगला गए हैं, कुछ भी बोलने को तैयार है। लेकिन आज जनता समझ रही है कि इस देश में एक नेता है जो नरेंद्र मोदी के अहंकार को तोड़ सकता है, अमित शाह की गुंडागर्दी को तोड़ सकता है, ये सब जनता समझ चुकी है। तो क्या कुछ घंटे बाद जब राहुल वहां छात्राओं से संवाद करेंगे तो फिर क्या कोई बीजेपी और नई चाल चल सकती है? ये कितनी भी अब चालें चले, इनकी चालें सब इन्हीं के ऊपर भारी पड़ने वाली है। देखिए कितना इजी होता वो साहिल लोचप की, अगर वो पहले ही एफआईआर दर्ज कर लेते, आखिर हार के करनी पड़ी और 8 घंटों में राहुल गांधी को फिर उन्होंने छात्रों का हीरो बना दिया, फिर उनको एक जननायक के रूप में प्रतिस्थापित कर दिया। मतलब कांग्रेस को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ रही जितनी बीजेपी राहुल गांधी के लिए मेहनत कर दे रही है। इतना सेल्फ गोल मार रहे हैं, इतना सेल्फ गोल मार रहे हैं कि बार बार अपने ही गोल पोस्ट में इनके खिलाड़ी गोल कर दे रहे हैं। अरे भाई एफआईआर हो जाती, तुमने बाद में भी तो की, राहुल गांधी को फिर हीरो बना दिया, फिर जननायक बना दिया। साहिल लोचप क्या बोल रहे हैं कि राहुल गांधी जैसे जननायक जब छात्रों के साथ है तो हमको भी हिम्मत मिलती है। रविशंकर अब क्या करेंगे? रविशंकर क्या बचाव करने आएंगे भाजपा का? मुझे ये भी बताइए जरा। वो मुझे लगता है घबराहट में अब ये पढ़ते होंगे कि हमारे सब दाव सब चाल उल्टे ही पड़ रहे हैं, हम जो बोलते हैं उसका उल्टा ही असर हो जा रहा है, हमारी बात कोई मान नहीं रहा है, कोई सुन नहीं रहा है, राहुल गांधी की लोकप्रियता और उतनी बढ़ती जा रही है। पर मैं आपको बताऊं, ये बाज नहीं आएंगे फिर भी। क्यों? इन्होंने वही पढ़ाई पढ़ी है, इन्होंने जो भी बीए एमए पीएचडी किया है उसी भाषा में किया है और उसी विषय में किया है। तो ये अपने विषय से तो हट नहीं सकते, क्योंकि इन्होंने उसके अलावा और कोई विषय नहीं पढ़ा है कि नफरत फैलाओ, खराब खराब बयान दो, पप्पू साबित करो, लोगों में भड़काव डालो, लोगों को कहो कि राहुल गांधी अराजक है, राहुल गांधी ये है। अरे भाई, जो छात्रों की मांगों के बारे में बात करेगा, तुमने छात्रों को पीटा, किलो वाली लाठियां चलवाई, पैलेट गन लगाया, अगर वो बात करते हैं और पुलिस स्टेशन में पहुंचकर कहते हैं मैं धरना दूंगा, तो तुम कह रहे हो अराजक? अरे भाई, वो अपने लिए वहां पर गए थे क्या? अपना कोई केस बचाने के लिए गए थे, अपना घर बचाने के लिए गए थे, अपनी सांसदी बचाने गए थे, छात्रों के लिए गए थे ना, और आप उन्हें अराजक कह रहे हो। तो ये आप अपमान कर रहे हो। उसको तो आपने छात्र नेता बना दिया भाई। मुझे तो लगता है कि जिस तरह से जयप्रकाश नारायण, हालांकि ये तुलना मैं नहीं करना चाहूंगी, लेकिन जिस तरह से छात्र उनके पीछे एकदम जुट गए थे, आज राहुल गांधी को जननायक इन्होंने भी बनाने में बीजेपी ने बहुत बड़ा योगदान किया है। राहुल गांधी ने तो खुद छात्रों के साथ, वो तो सच्चे मन से हैं, वो तो छात्रों की गूंज कार्यक्रम का कॉन्सेप्ट बहुत पहले ले आए थे, वो छात्रों से बहुत पहले से मिल रहे थे, उनकी समस्याओं के ऊपर बात भी कर रहे थे, लेकिन इन्होंने उनके कार्यक्रम रोक के, उनके खिलाफ विश्वमन कर करके, जिसे कहते हैं ना, निशिकांत दुबे ने मतलब नफरत की उल्टियां कर करके बहुत कोशिश की, लेकिन इन पर ये उल्टा पड़ता जा रहा है। आपको ये मैं बताऊं कि सिर्फ इसी से ही राहुल गांधी का आत्मविश्वास या कांग्रेस का इतना नहीं बढ़ा। अगर आज देखिए, कांग्रेस अगर ये कह पाती है कि भाई जो वंदे मातरम है, हम नहीं पढ़ेंगे 6 छंद, तुम कानून बना लो, हमारे तो CWC, हमारे तो कांग्रेस कार्यालय में वहां पर 2 ही हम पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा पहले का यही सब, हम ऐसे ही करते हुए आए। वो आत्मविश्वास इस चीज से आ रहा है, और चाहे वो पुलिस स्टेशन जाते हैं या वो तरह ये बोलते हैं कि जब नहीं आ पाएंगे संसद में, मुझे पता है कि गोलियां के चलाने के आदेश दिए गए, पैलेट गन के आदेश दिए गए, और इनको आना ही पड़ेगा सामने। राहुल गांधी की इस ललकार के पीछे बहुत बड़ी वजह है कि इतने सालों में जो नरेंद्र मोदी का एक गुब्बारा बना था, वो छात्रों ने जंतर मंतर के आंदोलन में वो गुब्बारा एकदम फोड़ दिया, पुष्ट कर दिया। आज तक इतिहास में कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ होगा जिसके इतने मीम, इतने चुटकुले, इतने मजाक, इतना बुरा बुरा गालियां उनको कही और छात्रों ने खुलेआम आकर कही। तो वो कॉन्फिडेंस तो एकदम शेक्ड है उनका। यही वजह है कि वो संसद में नहीं आ पा रहे। और ये पैलेट गन वाला मामला इतना कोई छोटा नहीं है, ये आदेश जो है ये बहुत ऊपर तक से आया है। एक बड़े पत्रकार है, उन्होंने अपने उसमें लिखा है कि भाई अमेरिकन एम्बेसी ने 20 जुलाई से कुछ कई घंटे पहले अपने नागरिकों के लिए अलर्ट जारी किया था कि जंतर मंतर मत जाना, सेंट्रल दिल्ली मत जाना, वहां पर आपको खतरा हो सकता है। और उन पत्रकार ने कहा कि ये साउथ ब्लॉक से, साउथ ब्लॉक कौन, जहां प्रधानमंत्री कार्यालय होता है, वहां से और वहां के ऑफिसर्स के द्वारा और वहां से सारा निर्धारित हो रहा था कि जंतर मंतर पे होना क्या है। तो आप सोच लीजिए किस तरह की चीजें। और जब राहुल गांधी कहते हैं आपको जवाब देना होगा, वो बार बार उसी बात को ले जाते हैं, क्योंकि उनकी नस वही दबी है।
और छात्र जो हैं अब राहुल गांधी के पीछा नहीं, मतलब उनके पीछे ही रहेंगे, राहुल गांधी का साथ वो नहीं छोड़ने वाले। और ये जितना दबाएंगे, अब देश भर में, अब तो कांग्रेस ने कह दिया कि हम 800 शहरों में करेंगे। नींद उड़ी हुई है बीजेपी की, नींद उड़ी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल कि हम करेंगे क्या? 800 शहरों में अगर ये आदमी पहुंच गया तो पूरा देश ही के युवा हमारे खिलाफ वैसे ही और हो जाएंगे। नींद नहीं आ रही इनको। राहुल गांधी ने सही कहा है, तुम्हें सोने नहीं दूंगा, नहीं सोने देंगे वो। अंशु जी, एक राजा बड़ा अहंकारी था, घमंडी था और दबंग था। लोग उसकी चाटकारिता करते थे, उसका पूरा दरबार चापलूसों से भरा हुआ था। ज्यादातर चाटकारों का ही बोलबाला था उसके दरबार में। जनता हित और राज्य की समस्याओं पर किसी का ध्यान नहीं जाता था। राजा कहता था नोटबंदी, जनता उसके जो चाटकार थे वो कहते थे हां अगर नोटबंदी कर दोगे तो देश बदल जाएगा। नोटबंदी कर दी। राजा ने कहा तेल तो बहुत सस्ता है, कि हाँ हुजूर बहुत सस्ता है। सब चापलूसी में। राजा मजे से राज कर रहा था। एक दरबारी जो सच्चा ईमानदार और जनता का सेवक था, जो राज्य का भला चाहता था, उसने राजा की आंखें खोलने का प्लान बनाया। दरबारी वो कौन था? वो थे राहुल गांधी, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष शैडो प्रधानमंत्री होता है। दूसरे देश के उसने कुछ लोग बुला लिए और राजा से बोला राजन ये फला देश के बुनकर हैं, बहुत शानदार कपड़ा बुनते हैं, मैंने इन्हें आपके लिए बुलाया है, ये सोने चांदी के तारों से आपके लिए बहुत सुंदर पोशाक बनाएंगे और वो पोशाक ऐसी होगी जैसे आज तक न किसी ने बुना होगा और न आज तक किसी ने पहना होगा। वो पोशाक तिलिस्मी होगी और सिर्फ सच्चे और ईमानदार लोगों को दिखाई देगी। झूठे और बेईमान लोगों को वो पोशाक दिखाई नहीं देगी। उस पोशाक की एक खासियत रहेगी। निश्चित समय पर राजा ने बहुत खुश हुआ और उनके डिमांड के अनुसार अंशु जी सोना चांदी हीरे जवाहरात कपड़े बुनने के लिए मकान दिया गया, जिससे वो आराम से काम कर सके। मकान में कपड़ा बुनने का काम शुरू हो चुका था। कुछ दिन बाद राजा ने अपने दरबार के कुछ लोगों को भेजा कि दाग कर देखो कपड़ा कैसा बना जा रहा है। दरबारी गए तो देखा बड़े सांचों में कपड़ा तो बुना जा रहा है मगर दिखाई कुछ नहीं दे रहा है। दरबारियों ने सोचा अगर हम कहते हैं कि दिखाई नहीं दे रहा है तो हम झूठे और बेईमान बताए जाएंगे। उन्होंने कहा बहुत शानदार लिबास चुना जा रहा है। उधर वो कुछ नहीं बुन रहे थे, वो केवल सांचा फैला के बैठे हुए थे, वो कुछ नहीं बुन रहे थे। नियत समय पर कपड़ा बन गया। राजा को बुलाया गया, कहा गया महाराज कपड़ा आपका तैयार हो गया है। राजा उसे पहनकर सैर भ्रमण को निकलेंगे। सभी लोग स्वागत के लिए खड़े हो जाएंगे। निश्चित समय पर राजा ने पोशाक पहनी, रथ में सवार हुआ और चल पड़ा। और जब चला तो राजा नंगा था। वास्तविक उसके जिस्म पर कोई लत्ता नहीं था, कोई कपड़ा नहीं था और वो नंगा राजा रथ में खुश होकर सवार था, क्योंकि तय कर दिया था पहले ही राहुल गांधी ने कि जो कह देगा वो झूठा होगा, बेईमान होगा, उसे दिखाई नहीं देगी ये पोशाक। और जब ये बात ऐसी आई और राजा परेशान हो गया, राजा फंस गया और उधर सब वजीर और उसके सारे कर्मचारी फंस गए कि हम झूठ बोलेंगे तो इसका मतलब हम बेईमान हैं। सब कह रहे थे बहुत शानदार राजा की पोशाक है। और राजा चला जा रहा था। एक छोटा सा बालक जिसे न बेईमान था, उसे डर ही नहीं था मेरा क्या है, उसने जोर से आवाज लगाई, अरे राजा तो नंगा है। जैसे ही बच्चे ने आवाज लगाई राजा तो नंगा, भीड़ चिल्ला उठी निर्वस्त्र राजा क्यों घूम रहा है। आज नरेंद्र मोदी निर्वस्त्र हो चुके हैं। झूठ से, फरेब से और एक तरीके से नहीं, बेरोजगारी पर झूठ बोले, महंगाई पर झूठ बोले। चीनी 70 रुपया हो गई है। स्मृति ईरानी 13 रुपया किलो वाली चीनी लिए घूम रही है, कोई मिल नहीं रहा, खरीद नहीं रहा उनसे। मोदी 20 रुपया किलो वाली लिए घूम रहे हैं। क्या बना दिया है देश को, मजाक बना दिया है। इस देश में रहने वाला और तो और एक मूर्ख आज क्या कह रहा है कि मुसलमान चीनी ज्यादा खाते थे इसलिए मोदी जी ने पैसे बढ़ा दिए।
अरे और तो और बिहार में जो है इनके, जिन्हें कहा जाए कि बुद्धि उनकी बिल्कुल घुटनों पे है, वो क्या कह रहे हैं कि सरकार भला सोच रही है लोगों का, चीनी खाने से शुगर हो जाती है, मत प्रबल खाओ कुमार इसलिए कह चीनी रहे हैं, महंगी है, कोई नहीं नीतीश है। के बहुत सीनियर मंत्री कह रहे हैं कि शुगर बढ़ रही थी इसलिए चीनी के दाम बढ़ाए गए हैं। क्या भाई, कहाँ है ये लोग? इन्हें प्रणाम करना चाहिए, इनके चरण छू लेने चाहिए कि देश इतना आगे ले जा रहे हो आपके देख रेख में। शर्म आती है। देखिए, तो देश यही को एक यही ऐसा, यही सब लोग जो है ना, इनके नेता ही हैं, वो बीजेपी की ताबूत में कीले लगा रहे हैं, एक एक करके कीले लगा रहे हैं। इनके ये सारे नेता खुद ही बीजेपी के लिए जो है वो अंतिम उनके संस्कार की पूरी तैयारी कर रहे हैं। इनको खुद कुछ करने की जरूरत नहीं है। और वो ये दिखाने में कि मैं राजा का और कितना बड़ा चापलूस, कितना बड़ा चापलूस, वो गिरिराज सिंह जैसे कुछ कहते हैं, वो कुछ कहते हैं, रविशंकर प्रसाद कुछ कहते हैं, निशिकांत दुबे कुछ कहते हैं, तो ये सब अब और इनका कहा जाए कि ध्वस्त करने पे पूरी तरीके से लगे हुए हैं। बात आज पुणे की करनी चाहिए, इसलिए करनी चाहिए, मुझे तो लगता है कितना भी रोकेंगे कार्यक्रम बहुत सफल होगा। छात्र वहां डपली ले लेके बजा रहे थे कि राहुल गांधी की सभा में आना है, जुड़ना है। क्या जोश है छात्रों के अंदर! छात्र शक्ति वो होती है, अगर किसी के पीछे आ गई, जुड़ गई, तो फिर वो आदमी हार नहीं सकता, वो नेता हार नहीं सकता। और जो नेता अगर छात्रों का साथ ले लिया, युवाओं को, और यार आज युवा हमारे देश में 40, 42, 43 करोड़ है, इतना इतना बड़ा आंकड़ा है युवाओं का, और वो सब देख रहे हैं कि हमारा सपना तोड़ दिया मोदी सरकार ने, और ये राहुल गांधी है, ये हमारे सच्चे सपने की बात करते अंशु हैं। जी यही तो लेके आए थे, 2 करोड़ रोजगार के चक्कर में यही तो लेके आए थे। हाँ, इन्हीं ने तो अपने माँ बाप से कहा था कि सत्ता लाओ मोदी की, हमें रोजगार मिलेगा। ठगे गए हैं, धोखा मिला है, परेशान है, और आज वो अपने बाप से कहेंगे तुमने बीजेपी को वोट दिया तो मैं घर छोड़ जाऊंगा। तो क्या लगता है आपको वो गार्जियन वोट देंगे? आज भी बीजेपी के लोग कहते हैं कि विकल्प क्या है। कल कुछ लोग आए थे हमारे पास, हमारे ऑफिस में, बड़े सीनियर लेवल थे, बीजेपी के बड़े नेता थे, बड़े पदाधिकारी थे, नाम नहीं बताऊंगा, बड़े पदाधिकारी महामंत्री लेवल के थे, और उसमें एक यूपी सरकार के एएसजी भी थे, अपर महाधिवक्ता। वो कह रहे थे कैसे हटा लोगे सरकार को? हमने कहा उसी ईवीएम से, जिस ईवीएम से लाए थे। हंसने लगे कि आप लोग अंधकार में रहते हो। हमने कहा अंधकार में आप लोग रहते हो, आप सरकार की चापलूसी करते हो। जैसे अभी आपको पता नहीं है, हमने कहा वो जो आपके थे एक प्रवक्ता बड़े वाले, जो चौथे नंबर पर आ गए सुप्रीम कोर्ट में बार एसोसिएशन के चुनाव पर, अब तो कम से कम जाग जाइए, अब तो समझिए सच्चाई क्या है। तो मैं तो बस यही देख रहा हूं अंशु जी, अंतिम बात आपसे यही जानना चाहूंगा कि ऐसे 800 शहरों में अगर 20-20 हजार छात्र भी इकट्ठे हो गए तो फिर भारतीय जनता पार्टी का जाना तय मान लीजिए। आप समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दीपक है जो उसका तेल बिल्कुल खत्म हो चुका है, अब ये बिल्कुल लौ फड़फड़ा रहा है। उसकी फड़फड़ा रही है। बस अब ये फड़फड़ा रहा है, उस फड़फड़ाहट में ये क्या ना कर दे। देखिए, राहुल गांधी की सभा की इन्होंने अनुमति दी तो 30 शर्तें लगा दी। भाई ऐसा कौन करता है? मतलब ये कुछ भी कर रहे हैं कि आप ऐसे पोस्टर नहीं लगाएंगे, ये नहीं करेंगे, 30 शर्तों का पूरा चिट्ठा पकड़ा दिया। जो हो सकता था वो कर दिया। पहले कमिश्नर ने भी वहां पर बहुत सारी चीजें की, प्रतिबंध करने की कोशिश की। आप कल तो हुई मतलब इतनी घटनाएं कि वहां पर छात्रों के बीच में भिड़ंत हो गई, एनएसयूआई और एबीवीपी के बहुत कुछ हुआ, गिरफ्तारियां हो गई छात्रों की, आप खुद ही देख रहे हैं, सब कुछ हुआ। यानी ये कोशिश कर रहे हैं कि छात्रों में अब दो फाड़ किए जाए, विभाजन किए जाए उनके अंदर, पर नहीं हो रहे भाई, नहीं हो रहे। अब तो बात ये आ गई है कि जो इनकी आरएसएस की जो चिंतन अभी ये समन्वय बैठक हुई है, उसमें भी निकल कर ये आया है कि भाई बीजेपी में जो शीर्ष में नेतृत्व बैठा है वो बेड़ा गर्क कर रहा है, हमारा बेड़ा गर्क कर रहा है। और नितिन नवीन को साफ साफ निर्देश दिए गए हैं कि जाओ भाई सबकी बैठ के करो, विकल्प ढूंढो, विकल्प, हमें इन लोगों का विकल्प चाहिए। नहीं तो प्रियांक खड़गे जैसे लोग आके हमारा ही देश से बोरिया बिस्तर गोल ना करवा दे। हमसे हिसाब किताब मांग रहे हैं, कह रहे हैं तुम्हारी शाखाएं नहीं लग पाएंगी, तुम सरकारी जमीन पे, सरकारी भवनों पे, सरकारी संपत्ति में इस तरह की चीजें नहीं कर पाओगे, रजिस्टर्ड हो तो बताओ, अपना हिसाब किताब दो। तो उनकी तो हवाइयां छूटी हुई हैं। और आरएसएस ने साफ तौर पर कह दिया है, नितिन नवीन ने रात लौटते ही मीटिंगों का सिलसिला शुरू कर दिया है। कहां तक सिलेंगे? इनके कपड़े पूरे फट चुके हैं, कितने पैबंद लगाएंगे ये?
और राहुल गांधी को रोकने चलेंगे? राहुल गांधी ने इनका किला ध्वस्त करके रख दिया, इनका कॉन्फिडेंस एकदम खत्म कर दिया। जब होता है ना कि सामने वाला खिलाड़ी ऐसा होता है कि जब वो देखता है उसकी चाल का कोई जवाब नहीं है, तो वो इतना घबरा जाता है कि वो फिर कुछ भी दांव चलने लगता है पागलपन की तरह, और उसमें भी फिर वो फंसता है अपने ही दांव में, अपने ही जाल में। ये एक ऐसे कुश्ती का अखाड़ा हो गया है कि जहां वो बिना दाव पेच सीखे बस पागल की तरह हाथ पांव चला रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि बस इसको किसी तरह रोकना है। लेकिन वो हारेंगे इस खेल में, उनका हारना निश्चित है, क्योंकि उनको अब ये समझना चाहिए कि खेल के नियम अब बदल चुके हैं। ये जो युवा है वो आपकी हिंदू मुस्लिम बातों को नहीं स्वीकार करता, ये आपके बंटवारे को नहीं स्वीकार करता है, इसे आपके झंडे धोवन ये नहीं करना है। आप क्या देश को बता रहे हो? शिक्षा, मतलब ये कितने बेवकूफ है, मैं कह रही हूँ, दिमाग इनका कहाँ है? ये लोगों से कह रहे हैं भाई वंदे मातरम पूरे गा के सुनाओ। आज आप इनके ही बीजेपी के ही कितने नेताओं से पूछवा लो, ये छंद एक छंद भी क्या? अभी अनुमा आचार्य ने जो कांग्रेस की है, खड़े खड़े स्टूडियो में किस तरीके से बेइज्जत करा दिया पूरे सार्वजनिक डिबेट में ले डाला कि आप सुना दो, नहीं कोई नहीं सुना पाएगा। और नहीं यही, लेकिन ये ऐसे पंगे ले क्यों रहे हैं? ऐसे गलत काम खुद कर रहे हैं। तो इनका तो जब वो खुद ही जिसे कहते हैं ना, अपने ऊपर खुद ही वो मतलब कुल्हाड़ी, मतलब पैर पे कुल्हाड़ी नहीं, कुल्हाड़ी पे ही पैर दे मारा है। तो कोई नहीं बचा सकता अब इनको, राहुल गांधी को कोई नहीं रोक सकता। नहीं, भाजपा अभी पांव पर कुल्हाड़ी नहीं मार रही है, कुल्हाड़ी पर पांव मार रही है। और ऐसा होता है, यही दौर 12 से 14 के बीच मनमोहन सिंह का रहा, अब इनका। सबसे बड़ी बात क्या है कि मोदी का 27 से पहले बिस्तरा बंधना है। आप ये मान के चलिए 27 में मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, ये मैं आज घोषणा कर देता हूं। और 2027 के बाद या तो बीजेपी किसी नए चेहरे को ले आएगी, या 2027 में फिर इस देश को एक नया प्रधानमंत्री मिलेगा, गठबंधन टूटेगा। कल की जो तस्वीर सामने आई है, जिसमें नायडू, थलापति और डीके शिव कुमार और अमित शाह, इन चार की जो तस्वीर आप देखेंगे, उसमें अमित शाह की जो तस्वीर है वो ऐसे लग रही है कि कोई घबराया हुआ व्यक्ति पकड़ के बिठा दिया हो। तो वो आजकल इनकी बॉडी लैंग्वेज पे गौर कीजिएगा, इनकी बॉडी लैंग्वेज एकदम मतलब शक्ति विहीन हो गई है, एकदम कॉन्फिडेंस है ही नहीं। तो ये जो इनका एक अंतिम मुद्दा था वंदे मातरम, वो कल की एफआईआर ने खत्म कर दिया। अब वंदे मातरम नहीं चलेगा, वंदे मातरम के 2 छंद ही गा सकते हैं लोग, और उसी पर बात करेंगे। 6 छंद खुद भाजपा के लोगों को याद नहीं है, और 6 छंद में जो 4 छंद हैं वो बंगाल की अस्मिता पर हैं, बंगाल की देवी देवताओं पर हैं, वहां की प्राकृतिक वेशभूषा पर है। उससे भारत के अन्य हिस्सों का कोई लेना देना नहीं है। और अगर इतना ही वंदे मातरम के ये प्रबल समर्थक थे तो क्या 12 साल मुंह में दही जमाए बैठे गए? कहां चले गई थी इनकी हिंदुत्व की भावना? इन्होंने पूरे देश को हिंदू मुसलमान के एक आंकड़े में पिरो रखा था। हिंदू मुसलमान का इनका नैरेटिव था, वो बच्चों ने ध्वस्त कर दिया है। तो अब दोबारा वंदे मातरम के जरिए फिर नफरत का खेल खेलना चाहते हैं। इनकी किताब में जो, इनके पाठ्यक्रम में जो था, इनके सिलेबस में वो था चुनाव जीतना, बेईमानी से जीतना, धमपटई से जीतना, किसी भी हालत में चुनाव जीतना। लेकिन जो सिलेबस में आंदोलन नहीं था छात्रों का, तो जो सवाल आ गया है वो इनका बना पढ़ा लिखा सवाल आ गया है। ना मोदी हल कर पा रहे हैं, ना अमित शाह हल कर पा रहे हैं। और एक सबसे बड़ी बात बता दें कि मोदी बिना विपक्ष की सरकार 12 साल चलाई उन्होंने गुजरात में, और 12 साल चलाई दिल्ली में। पहली बार उन्हें 10 साल के बाद मजबूत विपक्ष मिला है, और पहले ही दिन से वो फेल हैं। वो किसी ताकतवर आदमी के सामने बोल नहीं सकते। मैं कहता हूं सबसे कमजोर प्रधानमंत्री इस देश को मिला है, वो 2014 से मिला है। और वो नेहरू से अपने को काउंट करना चाहते हैं। नेहरू पहले भी नेहरू थे, आज भी नेहरू है। ये गांधी के नाम से देश जाना जाता है, नेहरू के नाम से जाना जाता है, अंबेडकर के नाम से जाना जाता है, सरदार पटेल के नाम से जाना जाता है, सुभाष चंद्र बोस के नाम से जाना जाता है, अशफाक उल्लाह खान के नाम से जाना जाता है। ये देश वीर सावरकर के नाम से नहीं जाना जाता है, ये हेडगेवार के नाम से नहीं जाना जाता है। ये सब माफी वीर थे, और माफी वीरों के नाम से कभी देश नहीं जाना जा सकता। और इन्होंने जितनी कोशिश करनी थी वो कर ली। अब ये न हेडगेवार का देश बना सकते हैं,
न गोलवलकर का देश बना सकते हैं, न सावरकर का देश बना सकते हैं। ये देश हमेशा जिन मूर्तियों के नाम से जाना जाता था उन्हीं के नाम से जाना जाएगा। राहुल गांधी ने वो नैरेटिव ध्वस्त कर दिया है। अब देश की जनता को तय करना है कि सच्चाई के साथ चलना है या फिर झूठ के साथ चलना है। लेकिन 27 में प्रधानमंत्री मोदी नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे। इसी के साथ इस खबर को यहीं विराम देंगे। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।